नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना की दूसरी सालगिरह पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व पर सीएम बघेल ने की थी। गोबर खरीदी के एवज में आज किए गए भुगतान की राशि को मिलाकर अब तक 153 करोड़ 44 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। योजना के तहत अब तक गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 147 करोड़ 99 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो देखिए, आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना इसकी शुरुआत आपको बता दें कि 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को की गई थी और उसी के तहत आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की दूसरी सालगिरह पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया है। तो इसी बीच जरीन सिद्दीकी जी, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख जरीन जी का करेंगे और जानकारी लेंगे। जरीन जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना जिसकी शुरुआत 2 साल पहले की गई थी, इसकी दूसरी सालगिरह पर हितग्राहियों के खाते में राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया उनकी तरफ से, जानकारी इसको लेकर। जी सत्य जी, आपको बताना चाहूंगा कि हर 15 दिनों में गोठान से जुड़े स्व सहायता समूह को राशि का भुगतान किया जाता है। और ये गोधन न्याय योजना जो गोठान की है, ये एक उदाहरण है। अगर सियासतदान अगर ठान ले और उसको जमीनी स्तर पे अफसरों की कार्यप्रणाली को मॉनिटरिंग करते हुए अगर योजनाओं को जमीनी स्तर पे उतारा जाए तो फिर एक खूबसूरत तस्वीर बनती है जो अभी छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से कई महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को न सिर्फ रोजगार मिल रहा बल्कि अच्छी खासी उनकी इनकम बढ़ गई है। सिर्फ एक गोधन न्याय योजना के बारे में अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने उसकी राशि जारी करी है और ये योजनाएं छत्तीसगढ़ के दूरांचल से लेके राजधानी रायपुर के करीबी गांव में भी इस योजनाओं का लाभ लेते हुए महिला स्व सहायता समूह को देखा जा सकता है कि अगर सियासतदान अगर ठान ले कि तस्वीर बदलनी है तो कुछ इस तरह से तस्वीर बदली जाती है। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के जरिए लोगों को मेहनत के एवज में उनका भुगतान किया है। जी स्वाति जी, बिल्कुल। और जरीन जी, अगर हितग्राहियों की बात की जाए, क्योंकि एक बड़ी सौगात सीएम की तरफ से उन्हें दी गई, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से आ रही हैं? जी निश्चित तौर पे इस योजना से जुड़े जो गोबर जो पहले जिसका इस्तेमाल नहीं होता था उसका इस्तेमाल करके जीविका चला रहे हैं और कुछ स्व सहायता समूह ने इस योजना का लाभ लेते हुए ट्रैक्टर खरीदे या उनकी इनकम लाखों में जा चुकी है। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की इस योजना से काफी खुश हैं। स्वयं सहायता समूह के खास तौर पर महिला समूह के जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बनी है और अपने परिवार के आर्थिक खर्चों में अपना योगदान भी दे रही है। तो निश्चित तौर पर सबके चेहरे पे जब मेहनत के पसीने की कीमत अदा की जाती है तो निश्चित तौर पे जी, चलिए ठीक है जरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर सरकार पर सवाल दागे, तो वहीं सरकार की तरफ से भी कई मुद्दों पर जवाब दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत। सत्र की शुरुआत में दिवंगत विधायक को दी गई श्रद्धांजलि। पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ा मॉनसून सत्र। विपक्ष ने मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की बुधवार से शुरुआत हो गई है। तमाम दावों और सरकार की कोशिशों के बावजूद सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल के बाद में विपक्ष ने मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का मुद्दा उठाया। वहीं सत्र की शुरुआत में दिवंगत विधायक निरंकारी को श्रद्धांजलि भी दी गई। 177 जिसमें मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, राज्यपाल के प्रति मंत्री उत्तरदायी होता है और एक मंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बाद भी मंत्री का वक्तव्य नहीं आना, मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं आना और उसके बाद विधानसभा का चलना, मुझे लगता है कि ऐसा संवैधानिक संकट देश के इतिहास में आज तक इसके पहले कभी नहीं आया है। और हम तो चाहेंगे कि मंत्री उपस्थित नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। जो पत्र मुख्यमंत्री जी के ऊपर में षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर में राशि नहीं देने का आरोप लगाया गया, गरीबों के घर छीनने का आरोप लगाया गया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य नहीं आना, ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का अपमान है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अपमान है और ये हमारे गरीबों का अपमान है। दूसरी तरफ विधानसभा में जल जीवन मिशन का मुद्दा विपक्षी सदस्यों की तरफ से उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के प्रति सरकार उदासीन है। वहीं बीजेपी विधायक रंजना रितेश साहू ने सत्र में जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाते हुए पीएचई मंत्री से पूछा कि जल जीवन मिशन की योजना में छत्तीसगढ़ सरकार के पिछड़ने की क्या वजह रही है, जिसके जवाब में पीएचई मंत्री रुद्र गुरु ने कहा कि 2 साल से कोरोना काल की वजह से जल जीवन मिशन पूरी तरह से प्रभावित रहा है। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव के मामले में सत्ता पक्ष का कहना था कि पंचायती राज मंत्री टीएस सिंहदेव का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और वो 2 दिन के अवकाश पर है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर को इस बारे में सूचित भी कर दिया। अब उनके आने पर वे खुद वक्तव्य देंगे। प्रश्नकाल है माननीय पंचायत मंत्री जी का, उन्होंने जिस तरीके से अनुपस्थिति की सूचना दी है तो हमेशा से विधानसभा में जैसी परंपरा रही है, मैं समझता हूं उसका पालन किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों की संख्या करीब 65 से ऊपर है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार सदन को बाधित कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि सदन में सत्ता पक्ष गुमराह कर देने वाला जवाब दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मॉनसून सत्र से छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दों पर बात होती है या फिर ये सत्र भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज हंगामे के बीच में समाप्त हो गया है। विधानसभा सत्र में मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के वक्तव्य देने की बात कही और अंततः विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जो मुद्दे मुख्य रूप से विधानसभा में छाए रहे, जल जीवन मिशन में 38 लाख कनेक्शन देना था, लेकिन अभी तक 6 लाख कनेक्शन ही दिए गए हैं, जिस बात को लेकर विपक्षी सदस्यों ने काफ़ी शोर शराबा किया और अब की हालात ये है कि 5000 कनेक्शन प्रति माह देना जरूरी है। फिलहाल कल तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। अपने सहयोगी आरिफ के साथ मैं जरीन सिद्दीकी, जनतन टीवी के लिए, राजधानी रायपुर। और वहीं कोरबा में रेल प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कोरबा विकास समिति के बाद युवा कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और इस दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्टेशन में हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गंगाजल छिड़ककर रेलवे के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की कामना की। मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है, जिसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वाहन स्टैंड संचालकों की गुंडागर्दी पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे कि समय पर ट्रेनों का परिचालन हो और ट्रेनों का विस्तार गेवरा रोड रेलवे स्टेशन तक किया जाए।
तो अवनीश प्रसाद हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अवनीश प्रसाद का करेंगे और जानकारी लेंगे। अवनीश, देखिए कार्यकर्ताओं को हम देख रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कोरोना के चलते जिन ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनका फिर से परिचालन हो, फिर से उन ट्रेनों को शुरू किया जाए। जो और साथ ही साथ जो अभी तक अनियमितताएं हैं उनके खिलाफ भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या अभी तक कोई बातचीत करने के लिए उनके पास पहुंचा है या फिर अभी भी उनका प्रदर्शन जारी है? इस बात ही आपको बताना चाहूंगा कि कोरबा में पिछले लंबे समय से जो यात्री ट्रेनों का परिचालन है तो ठप कर दिया गया। कई ट्रेनें बंद हो गई, इक्का दुक्का ट्रेनें ही चल रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भी जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे कोरबा आए थे, पर उन्होंने लोगों से मिलने को मना कर दिया था। यही वजह है कि कोरबा विकास समिति ने भी उग्र आंदोलन किया था। इसके बाद कुछ ट्रेनों को बहाल किया गया, लेकिन युवक कांग्रेस का कहना है कि जितने भी ट्रेनों का परिचालन फिर पूरा किया जाए और जितने भी जो गुंडागर्दी है वहाँ पार्किंग स्टॉल पर होती है उसको बंद करे, और जो सभी ट्रेनें हैं जो उनको गेवर तो लाया जाए, यही मांग को लेकर उन्होंने स्टेशन परिसर में हंगामा किया और जो गंगा जल का हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उन्होंने कहा कि रेलवे की दादागिरी जल्द जल्द बंद किया जाए, तो आने वाले समय में उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल। और अविनाश, साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो यात्री हैं, जो लोग हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रेलवे बोर्ड चेयरमैन भी वहां पर पहुंचे थे, उनका 2 दिन का दौरा था। इस बीच जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उनका भी जो यहाँ पर गुस्सा हुआ, लोगों की तरफ से जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ अब जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या अभी तक कोई बातचीत के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है क्या? इस बात आपको बता दूं कि यहाँ जो रेलवे के स्थानीय अधिकारी मौजूद है, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं लोग, उन्होंने कोरबा विकास समिति के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने रणनीति बनाई है, उन्होंने मांग पत्र भी सौंपा था रेल प्रबंधन को जी। यहाँ जो स्थानीय रेल अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है कि जो जितने भी ट्रेन है उनको बहाल जल्द से जल्द किया जाए और जो अन्य समस्याएं उन्हें दूर करे। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। दंतेवाड़ा में शैक्षणिक संस्थाएं शुरू होने के साथ ही स्कूली बच्चों की आवाजाही बढ़ चुकी है और इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में यातायात पुलिस ने जिले के हाट बाजारों के साथ ही अब स्कूलों में यातायात जागरूकता अभियान प्रारंभ कर दिया है। और इसी अभियान के तहत यातायात प्रभारी निरीक्षक सलीम खाखा के नेतृत्व में आज केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा में सड़क सुरक्षा के संबंध में छात्र छात्राओं के बीच क्लास चलाई गई, जिसमें विद्यार्थियों को यातायात के संबंध में जानकारी दी गई। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रखा है। इसके पूर्व हमने हाट बाज़ारों में यातायात जागरूकता अभियान चलाया था। जैसे ही शैक्षणिक संस्थाएं प्रारंभ हुई है, हमने स्कूल एवं कॉलेजों में जाकर यातायात नियमों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। और हमने यदि युवाओं को अच्छी तरह से जागरूक किया तो निश्चित रूप से भविष्य में सकारात्मक परिणाम होंगे। उसी के प्रयास में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में प्रत्येक स्कूल में जाके बच्चों को यातायात सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। और वही राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान एसपी ने 13 जुलाई को हुए कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए कहा कि गांव की एक विधवा महिला से मृतक का संबंध था, जिसके बाद पुलिस ने महिला पर शक करते हुए उससे पूछताछ की गई तो आरोपी महिला ने अपने एक पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि मृतक के सिर पर सबल से वार कर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रथम दृष्टया निरीक्षण करने पे ये बात सामने आई थी कि इसका किसी ने हत्या करके यहाँ पे लाश को यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। इस पर से थाना लाल बाग में आईपीसी की धारा
302 और 200 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि जो मृतक की शिनाख्ती होने के बाद ये पता चला कि वो पास के ही लिटिया गांव का रहने वाला है और गांव की एक रहने वाली एक विडो महिला से उसका इलीगल रिलेशन था और रिलेशन के चलते वो लगातार उसके घर आना जाना करता था और उसके द्वारा फिर धीरे धीरे अनवांटेड डिमांड भी इसके द्वारा की जा रही थी, जिससे जो आरोपी है परेशान थी और इसी के लिए उसने अपने जो पुराना उसका जो फ्रेंड है जो उसके गांव की कुल्हापुरी गांव का रहने वाला था उसके साथ मिल के इसको फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया और घर पे बुला के इसको अपने प्लान के मुताबिक वहाँ पे सब्बल रखा हुआ, सब्बल पे इसमें सर पे ताबड़तोड़ हमला किया। और वहीं सरगुजा आईजी कार्यालय के सामने पीड़ित परिवार ने शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़ित ने हंगामा करते हुए पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मां को भू माफियाओं ने अपहरण कर लिया था। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई और इलाज के बहाने करीब 4 महीने तक मंजरा गांव में रखा गया। पीड़ित ने अपने मामा पर भी संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वो अपनी मां को लेने जाता था तो उसका मामा जमीन माफियाओं को बुलाकर उस पर दबाव बनाता था। पुलिस की मदद से पीड़ित को उसकी मां के जिला अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली, जिसे डॉक्टरों ने रायपुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरी मां को मनीष मुदलिया रोक किडनैप करके ले गए थे मेरे मामा के यहाँ, जिसके पास मैं केसी लड़ रहा था। उसी के पास ले जाके इसको इलाज करवाने के बहाने ले जाके छोड़ दिए थे और 3-4 महीना से वहीं रखे थे। मैं जब भी जाता था मेरे मामा लोग दलाल लोगों को फ़ोन करके बुला लेते थे और इसको आने नहीं देते थे वहाँ से। और जबकि अभी 12 तारीख को इसको तबीयत को बारे में मेरे को पता चला, नहीं जानता था। मैं अपनी माँ को पुलिस के मदद से लेने आया था यहाँ मजीरा में। मैं बोला चलिए सर, मेरे माँ को नहीं आने दे रहे हैं, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। इसीलिए मैं पुलिस के पास गया और वहाँ से पता चला कि तुम्हारी माँ तो जिला चिकित्सालय में एडमिट है। यहाँ आके देखा तो सर बेहोश पाई गई इसको। ये एक महिला जो अभी मृत महिला जो यहाँ बॉडी लेकर आए थे, इसमें ये प्रारंभिक अभी जो पूछताछ में पता चला है कि धन कुंवर नामक महिला थी जो कि मेंढरा खुर्द की रहने वाली थी और अभी कुछ समय से यह मंजीरा जो है लटोरी चौकी पड़ता है वहाँ पर ये रह रही थी और इनको जो समस्या हुई थी उसके आधार पर जिला चिकित्सालय से ले जाके उसके बाद ये रिफ़र हुई थी रायपुर के लिए और रायपुर में इनकी जो है फौत या मृत्यु हुई है, जिस पर से मर्ग इंटीमेशन लेके वहाँ पर पीएमवीएम कराया गया है। वहीं गरियाबंद की पंचायत देवभोग के जनपद सदस्य दर्शन सोनी ने ग्राम पंचायत घुमरगुड़ा के सरपंच और सचिव के साथ ग्राम रोजगार सहायक पर मनरेगा 14वें वित्त और 15वें वित्त आयोग की राशि में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस दौरान देवभोग पंचायत के सीईओ को जांच के लिए आवेदन देने के बाद सीईओ ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एसडीओ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ग्राम पंचायत पहुंचकर जांच किए। तो वहीं 15 दिन बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिस पर हमारे सहयोगी ने जब एसडीओ से सवाल किया तो उन्होंने कैमरे बंद करने की धमकी तक दे दी। और वहीं कोरबा में स्कूल बस की सुविधा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर छात्रों और लैंको प्रबंधन के बीच टकराहट की स्थिति जारी है। इस दौरान स्कूली छात्र लगातार दूसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर लैंको प्लांट के बाहर डटे हुए हैं। वहीं प्लांट का गेट बंद कर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा पा रहा है। सुबह 6 बजे से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीते दिनों बस्तर फाइटर के लिए लिखित परीक्षा के संबंध में 50 प्रश्न पत्र की मॉडल उत्तर सार्वजनिक किया गया। इस दौरान लिखित परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों से 22 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल प्राप्त टांकों के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार प्रत्येक जिले से अधिकतम 900 उम्मीदवारों का जिला मुख्यालय में 26 जुलाई से 3 अगस्त तक 20 अंक के लिए साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। संभाग के अंतर्गत स्थानीय युवा एवं युवतियों को रोजगार के अवसर के साथ साथ क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास कार्यों में उनका योगदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रत्येक जिला में 300 के आरक्षक पद के हिसाब से कुल 2100 पद का
आरक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके लिए अभी शारीरिक परिवहन परीक्षा के उपरांत लिखित परीक्षा दिनांक 17 जुलाई का आयोजित की गई थी। कुल 54,000 आवेदन में लिखित परीक्षा में 5,332 आवेदक पात्रता पाए गए लिखित परीक्षा के लिए। उनका परीक्षा कल आयोजित की गई थी। उस परीक्षा के उपरांत उनका मेरिट लिस्ट के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।